प्रिय बंधु, सामुद्रिक शास्त्र में प्रवेश करने के तदनंतर अनेक विषयों के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बता सका तो हाथ को दो भागों में विभाग कर सकते हैं। एक विभाग है करपृष्ठ। करपृष्ठ के कक्ष में हम चलेंगे चर्मसौष्ठव, केशसौष्ठव, नखसौष्ठव के बारे में बताया गया। करतल की ओर आएंगे अंगुलियां, अर्थात जिस प्रकार विद्युत शक्ति को ग्रहण करने के लिए प्लग पिन्स काम में आते हैं, एंटीना के तौर पर काम करने वाले ग्रह कारक साधकों के बारे में बता दी गई। हर अंगुली को 3 भागों में बांट सकते हैं। उनको बांटने के लिए आड़ी रेखा एक रहती है, उसको संधि रेखाएं कहते हैं, और एक संधि दूसरी संधि के बीच जो जगह होती है उसको पर्व बताया गया। तो प्रथम पर्व में अंगुली के हर प्रथम पर्व में चक्र, शंख, शीप आदि नालिका रेखाएं घूमते रहते, यानी कारकों को ग्रहण करने के तदनंतर एक वेग में घुमाकर, एक शक्ति लाकर बड़े वेग से पर्व भागों में जो खड़ी रेखाएं एक वेग से नालों में बहाते हुए हमारे ग्रह पर्वत ग्रह में उनका यानी पहुंचाने का काम ये करती हैं। उनको ग्रहों को हम ग्रह पर्वत कहते हैं। ये सांकेतिक शब्द है सामुद्रिक शास्त्र के। तो पर्वत को भूमि कहते हैं, कोई क्षेत्र कहते हैं, पीठ कहते हैं, या मंडल भी कहते हैं। नाना प्रकार के इनके नाम हैं। तो सारे के सारे 9 ग्रहों के स्थान बता दिए गए, रेखाएं खींचकर। उनकी सीमाएं होती हैं, परिधियां होते हैं, हद होते हैं। उन हदों के बारे में, उन सीमाओं के बारे में भी आपको बताए गए। ये ग्रह जो होते हैं, ग्रह पर्वत जो होते हैं, वे भूमि हैं। यानी क्षेत्र अच्छा है क्या भूमि अच्छी है क्या, अच्छी फसल आ सकती है क्या, क्षेत्र स्थायी कैसी है। यानी ग्रह पर्वत क्षेत्र फल को ही देते हैं। बिल्कुल ठीक है, समतुल्य में है, सजीव हैं, सुंदर हैं, स्वस्थान में हैं, सख्य रूप से है, अपने अपने स्थानों में स्वस्थित हैं। ये अगर ये हो तो क्षेत्रफल के बारे में हम अच्छा कह सकते हैं। अगर एक क्षेत्र में इसकी कुछ कमजोरियां दिखाई पड़ेगी तो उत्थान, पतन, उन्नत, निम्न, समतल, इस प्रकार के नाना प्रकार के भावों को बताने के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिए। तो उसके तदनंतर इसमें चिन्ह क्या क्या आते हैं, नाना प्रकार के चिन्ह बताए गए हैं। और इन पर्वत सीमाओं में कौन कौन सी रेखाएं बहती हैं, चलती हैं, निकलती हैं और पहुंचती हैं, इन रेखाओं के बारे में बताई गई। यानी ग्रह पर्वत क्षेत्रफल मात्र देते हैं। उनमें जो चिन्ह हैं और जो रेखाएं उसमें पहुंचती हैं, जो रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, वे बीज फल देते हैं। क्षेत्रफल, बीजफल, ये 2 बराबर हैं। तो हर कोई वाक्य कथन कहने वाले अच्छी फसल आएगी ये कहते हैं।
मगर अच्छी फसल आने के लिए वातावरण की भी तो आवश्यकता होती है। तो एक बात सुनिए, वो वातावरण दूसरे कोई नहीं हो सकते हैं, एक ही एक व्यक्ति, वे है जातक। यानी इसका अर्थ होता है कि प्रारब्ध यानी क्षेत्रफल अच्छा रहना, उसमें अच्छे बीज रहना यानी बीज फल अच्छा रहना, अच्छे चिन्ह रहना, अच्छी रेखाएं रहना, ये बीज फल देते हैं। इसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के लिए, अच्छे क्षेत्रफल के लिए, अच्छी फसल के लिए वातावरण तो चाहिए। वातावरण होते हैं हम क्या कर सकते हैं? प्रयत्न। यानी प्रारब्ध के साथ, भाग्य के साथ, ललाट में जो ब्रह्मा से लिखा गया हुआ जो प्रारब्ध है, उसको साकार रूप प्रदान करने के लिए हमारा प्रयत्न साथ दे। यानी क्षेत्र बीजफल, क्षेत्रफल, बीजफल, प्रयत्न फल, ये तीनों का संगम हो जाए तो त्रिवेणी संगम जितने पवित्र होती है, ऐसा होता है, तीन नदियां मिलने से, वो भाग्य हम पा सकते हैं। बस इन विषयों को दृष्टि में रखते हुए कई विषयों के बारे में बताया गया। आपके अनेक चिन्ह, उनके फल बता दिए गए। चिन्ह एक ही, कुछ ही होते हैं। त्रिभुज एक चिन्ह है, गुणक यानी इंटू एक चिन्ह है, चतुर्भुज एक चिन्ह है। ये चिन्ह सर्वे सर्वत्र दिखाई पड़ सकते हैं हमें, जैसे कि गुरु क्षेत्र में, शनि क्षेत्र में, और सूर्य क्षेत्र में, शुक्र क्षेत्र में, यहाँ तक के चंद्र क्षेत्र में, कहीं भी हो दिखाई पड़ते हैं ये चिन्ह। चिन्ह एक ही, मगर उसके फल क्षेत्र को लेकर होता है। यानी एक ही त्रिभुज अगर गुरु पर्वत में दिखाई पड़े तो राजनीति योग, और शनि पर्वत में भी दिखाई पड़े धन योग, सूर्य पर्वत में दिखाई पड़े अच्छी कीर्ति और राजनीति का योग, बुध पर्वत में दिखाई पड़े शोध कार्य करने का योग, चिकित्सक बनने का योग और अच्छे व्यापार करने का योग। इस प्रकार नाना प्रकार के चिन्ह एक ही त्रिभुज। तो ये ग्रह सीमाएं क्या हो रही हैं? तो वर्णमाला की दृष्टि से वे स्वर हैं। जब वे स्वर बहते हैं, होते हैं, तो ये त्रिभुज क्या होता, चतुर्भुज क्या होता, क्या होता? ये व्यंजन है। ये व्यंजन का कोई स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती है। ये जिस क्षेत्र में पहुंचते हैं यानी रहते हैं, यानी विराजमान होते हैं, उद्यत होते हैं, अंकित होते हैं, वही ध्वनि करते हैं। गुरु में है, गुरु के क्या ध्वनि होते? ध्वनि क्या होती है? कारक। त्रिभुज रहने के कारण उस त्रिभुज को, उन कारकों को, गुरु संबंधी कारकों को बता दीजिए, बस फल मिल गया। अगर यही चतुर्भुज त्रिभुज अगर आपको बुध रेखा में, बुध पर्वत में दिखाई पड़े तो बुध कारक जुड़िए। ये वर्णमाला की दृष्टि से अगर हम इस शास्त्र को देखेंगे तो ये ग्रह सीमाएं, ग्रह पर्वत, ग्रह गृह स्वर हो रहे हैं, उसमें जो रेखाएं और उसमें जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं वे व्यंजन है। व्यंजन को एक कारक का चिन्ह लग जाता है। क, अ स्वर की ध्वनि है, इ और एक ध्वनि है, उ एक ध्वनि है। त्रिभुज एक ही या चतुर्भुज एक ही, गुणक एक ही। ये गुणक चिन्ह, ये इंटू मार्क स्वर में, किस स्वर में? गुरु स्वर में दिखाई पड़े तो ये त्रिभुज स्वर उस ध्वनि को पाती है यानी लेती है, उस ध्वनि में कूकती है। तो यानी क्या हो गए? स्वर और व्यंजन। ऐसे कुछ व्यंजनों को मिलाने से शब्द,
ऐसे कुछ शब्दों को मिलाने से वाक्य, ऐसे भाव से वाक्य मिलने से रचना, रचना क्या होती है? प्रारब्ध। बस साउथ क्या होता है सामुद्रिक शास्त्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर